हेलो स्टूडेंट, एसडीईटी कॉलेज सेवा भरतपुर के भूगोल विभाग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन आपको बीए बीएड बीए फाइनल का पेपर फर्स्ट एशिया का भूगोल पढ़ाऊंगा। आज जो है इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी बुक को पढ़ने के लिए या किसी भी पेपर को पढ़ने के लिए हमें उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करना पड़ता है। यदि हमें उसके पाठ्यक्रम के बारे में बिल्कुल सही नॉलेज है तो हम अपने पेपर के प्रत्येक प्रश्न पत्र को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि हमें ये पता नहीं है कि हमें हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सिलेबस में से कौन से प्रश्न पत्र जो है, हमारे प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे, तो फिर हम उस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एशिया के भूगोल के बारे में। भूगोल के अध्ययन के जो उपागम है उनमें इसको प्रादेशिक उपागम कहते हैं, यानी कि प्रादेशिक उपागम अध्ययन के अंतर्गत आता है। किसी प्रदेश विशेष को या किसी क्षेत्र विशेष को चिन्हित कर उसके प्रत्येक एलिमेंट का, उसके प्रत्येक अवयव का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल उपागम कहलाता है। जब भी हम कोई रीजनल स्टडी करते हैं, किसी भी पेपर की रीजनल स्टडी करते हैं, चाहे वो एशिया का भूगोल हो, चाहे हमारे राजस्थान में फर्स्ट ईयर में आपने पेपर पढ़ा है राजस्थान का भूगोल, चाहे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का भूगोल, चाहे विश्व स्तर पर विश्व का प्रादेशिक भूगोल, चाहे अमेरिका का भूगोल, चाहे यूरोप का भूगोल, सभी प्रादेशिक भूगोलों की विषय वस्तु जो है, यानी जो पाठ्यक्रम के उसके कंटेंट्स हैं, वो सभी क्या है, सब होते हैं, समान होते हैं, अलग नहीं है। किसी भी प्रादेशिक प्रदेश का जब हम प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले उस क्षेत्र का उससे बड़े रीजन से क्या संबंध है उसको शो कराते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है पहला चैप्टर जो हमारे सिलेबस में आएगा वो विश्व के संदर्भ में एशिया, यानी जो हमारा विश्व है उसके संदर्भ में जो हमारा चिन्हित किया हुआ प्रदेश है, वो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंटल है या एशिया महाद्वीप है, वो एशिया के संदर्भ में चाहे क्षेत्रफल में, चाहे पॉपुलेशन में या संसाधनों की दृष्टि से क्या स्थिति रखता है। इसका दूसरा चैप्टर प्रत्येक प्रादेशिक भूगोल में यही होता है, यही फ्रेमवर्क होता है, सारे यही फ्रेम होते हैं, केवल उनका एनालाइज अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से करते हैं अपन। दूसरा जो है धरातलीय स्वरूप, इसको धरातलीय उच्चावच भी कहते हैं, इसको धरातलीय उच्चावचन भी कहा जाता है। मोटे तौर पर अगर बात करें, जो हमारा क्षेत्र है या जो हमारा एशिया है उसकी धरातलीय बनावट कैसी है, यानी उसका ऊपरी धरातल किस तरह का है, कहाँ कहाँ पर पर्वत है, कहाँ कहाँ पर पठार है, कहाँ मैदान है, ये जो संरचना है ये सभी जो है धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत आती है। इसके बाद जब हमने उस क्षेत्र के ऊपरी बनावट का यानी धरातलीय स्वरूप का अध्ययन कर लिया, तो उसके बाद वो जिन प्लेटों पर स्थित है, यानी उसके भूगर्भ में कौन सी प्लेटें स्थित हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत। इसके बाद 14 जो टाइटल होता है वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष का ड्रेनेज पैटर्न यानी पानी
बहकर जाता है। क्षेत्र में नदियां सामान्यतः किधर से किधर को बहती हैं, वहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इन सब की जो स्टडी होती है वो अफवाह के अंतर्गत होती हैं। इसके बाद जो नंबर 5 है वो जलवायु है। जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हमारे नवग्रह और संपूर्ण सौरमंडल नित्य चलायमान है, उसके अनुसार ऋतुविक परिवर्तन और मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसी तरह से वो क्षेत्र विशेष जिसके बारे में अध्ययन हो रहा है, या हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं तो एशिया का जलवायु क्या है, जलवायु का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक छोटे क्षेत्र विशेष में एक जैसी जलवायु पाई जाएगी, लेकिन अगर क्षेत्र वो बड़ा है, जैसे हमारा राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैसे ही विश्व स्तर पर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ बात होगी एशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में। जैसे आपने सुना होगा मानसून एशिया। इसके बाद जो है प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं, तो ये जो तथ्य हैं अफवाह तंत्र, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति आपस में इंटरकनेक्टेड है। अफवाह तंत्र और जलवायु ये जो है प्राकृतिक स्वरूप को जन्म देते हैं और क्षेत्र विशेष में जलवायु के आधार पर, यानी जिस प्रकार की जलवायु क्षेत्र विशेष में है उसी प्रकार की वहाँ जलवायु वनस्पति यानी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति वह है जो प्राकृतिक रूप से, एग्रीकल्चर लैंड नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, जो फसलें वो नहीं, कोई गई फसलें नहीं, प्राकृतिक रूप से उगने वाली तृणघास से लेके बड़े बड़े वृक्षों के समूह तक सभी जो है प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, या उन्हें जो है नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मृदा। अब इसमें अफवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति ये सभी मिलकर वहां पर मृदा का निर्माण करती हैं, यानी क्षेत्र विशेष के किन किन भागों में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, यानी किस किस प्रकार की मृदाएं या मिट्टियां वहां पर क्या हुई है, डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। पहले तो सारी मिट्टियां जो होती हैं वो अविकसित प्रकार की होती हैं और धीरे धीरे उनका निरंतर क्या है विकास होता चला जाता है। इसके बाद नंबर 1 खनिज संसाधन। कोई भी क्षेत्र होता है उसमें कोई ना कोई खनिज या अनेक खनिज पाए जाते हैं। जैसे हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी अपने आप में क्या है, खनिज है। नदी में रेत है वो भी क्या है, खनिज है। पत्थर अगर कहीं निकलता है तो वो भी खनिज है। तो प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ खनिज जरूर निकलता है। तो यहाँ खनिज संसाधनों की बात करेंगे। अब चाहे वो बहुमूल्य खनिज हो या सस्ते खनिज हो, किसी प्रकार से काम में आ रहे हो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्षेत्र में क्या होना चाहिए, खनिज संपदा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट 9 शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधनों में पहले भूगर्भ में जो शक्ति संसाधन छुपे हुए हैं, जैसे कोयले की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा की हम बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा जो है वो यूरेनियम जैसे खनिजों से उत्पादित होती है। तो शक्ति संसाधनों के रूप में उस क्षेत्र में एक तो भूगर्भ में कौन से खनिज छुपे हुए हैं, उसके बाद वहां सूर्य का प्रकाश कितने समय तक प्राप्त होता है। विश्व में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां 6 महीने तक प्रकाश उपलब्ध ही नहीं होता। यानी अगर हम सोलर एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं तो सोलर एनर्जी वहां डेवलप कैसे होगी, हो नहीं सकती। तो क्षेत्र विशेष में चाहे वो सोलर एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है, उसके बाद जो है वहां को किस प्रकार की नदियां हैं, वहां का धरातलीय पैटर्न कैसा है, वहां बांध बनाए जा सकते हैं नहीं बनाए जा सकते हैं, वहां सततवाहिनी नदियां हैं या नहीं, क्योंकि जितने भी डैम बनाए जाते हैं या पन विद्युत घर बनाए जाते हैं उनके लिए क्या है, नदियों के जल की आवश्यकता होती है।
इसके बाद